महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटरों ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव की तुलना में महाराष्ट्र में 5% वोटिंग में इजाफा हुआ है। इससे पहले 59-59% था। इस बार 64% मतदान महाराष्ट्र में 6 बजे तक हुए हैं। वहीं हरियाणा में, जो कि 72.6% पिछले चुनाव में था, इस बार 73% से ज़्यादा तक वोटिंग हुई है। यानी दोनों ही राज्यों में ज़्यादा बड़ी तादाद में वोटर निकले हैं और उन्होंने वोट डाले हैं। और वोटिंग जितनी ज़्यादा इजाफा हुआ, इसको लेकर बीजेपी का दावा है कि 2 वोटर निकले हैं, वो परिवर्तन के लिए निकले हैं और वो उनके पक्ष में निकले हैं। बीजेपी की तरफ से दावा भी किया गया है कि दोनों राज्यों में अपने बूते सरकार वो बनाने की स्थिति में आ जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें सुबह उतनी रूप में नहीं नजर आई, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और हरियाणा में जो रिकॉर्ड 73% का बना है, उसके संकेत बहुत साफ है कि परसेंटेज ऑफ वोट का बढ़ना। संजय जी, क्या ये माना जाए कि 5% वोट का इजाफा अगर महाराष्ट्र में हुआ है, यह परिवर्तन के मद्देनजर हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी के तहत हुआ है, या किसी खास लहर के तहत हुआ है? देखिए, इसको लहर के तहत कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो 5% का इजाफा है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की लहर पिछले 4-5 महीनों में दिखाई पड़ी लोकसभा के चुनाव के समय में, हर स्टेट में पिछले, बल्कि आप 2-3 साल का देख लें, किसी भी राज्य में जो विधानसभा चुनाव है, हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो ये उसी ट्रेंड को दिखाता है और कोई खास इसमें कोई नई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। हर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है पिछले 2-3 साल। अशोक, अच्छा, हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़ चुके हैं। नितिन गडकरी जी अब दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। नितिन गडकरी जी, जब महाराष्ट्र में आपकी ज़रूरत आन पड़ रही है, तब आप दिल्ली की दिशा में आना चाह रहे हैं। दिल्ली में जाहिर है बहुत काम है आपके ऊपर, बहुत सारे काम है, आप इसका जिक्र लगातार कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में तकरीबन 5% वोट ज़्यादा पड़े हैं इस बार, ये मैसेज आपके लिए क्या है? गडकरी जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए जी। 5% ज्यादा वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, यह मैसेज क्या है? हाँ, देखिए, मैसेज तो यही है कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश है, क्योंकि 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी रूल के स्टेट के सरकार से, मिसरूल से जनता नाराज है और निश्चित रूप से सरकार परिवर्तन होना चाहिए, यही जनता की भावना है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वही बात शिवसेना भी जिक्र करती है। तो आपके कहने में और शिवसेना के कहने में अंतर क्या है? देखिए, आखिर हम लोग सब मिलकर, आखिर भले इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस एनसीपी के शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हुआ। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ खर्चा होने के बाद केवल 0.01% सिंचन हुआ है। महाराष्ट्र में पावर का शॉर्टेज है, लोड शेडिंग हो रहा है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यही इशू महाराष्ट्र में चर्चा के है। और कांग्रेस एनसीपी ने केवल जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया है, जातियों में आरक्षण के नाम पर झगड़ा लगाने का काम किया है, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में झगड़ा लगाने का काम किया। तो लोग इससे परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने एक होप, एक अपेक्षा पैदा की है। और महंगाई देखो अभी कम हुई है, आप देख रहे हो। तो स्वाभाविक रूप से एक सरकार के बारे में, एक नेता के बारे में होप है, और जिनका अनुभव लिया उनके प्रति नाराजी है। यही इस चुनाव का विश्लेषण है। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर सबसे भारी पड़ा? हाँ, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का इस समय महाराष्ट्र में सब जगह जाना, ये जनता ने स्वीकार भी किया है। आज वो देश के आइकॉन बने हुए हैं और होप और अपेक्षा के रूप में देश की जनता उनकी तरफ देख रही है। और वो स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। आपकी सरकार अपने बूते बन जाती है तो कितने दिन में विदर्भ अलग राज्य बन जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही छोटे राज्यों का समर्थन किया है
अटल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, ये यशस्वी राज्यों का निर्माण बीजेपी ने करके दिखाया है। और कांग्रेस ने तेलंगाना का क्या किया, किस प्रकार से किया, आपको पता है। तो मेरा विश्वास है कि छोटे राज्यों की भारतीय जनता पार्टी समर्थक रही है और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पृथक विदर्भ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और निश्चित रूप से हम जब भी हमको अवसर मिलेगा और मेजोरिटी मिलेगी, हम अलग विदर्भ राज्य का निर्माण करने का निर्णय करेंगे। तो आपने घोषणा पत्र में जिक्र करना उचित क्यों नहीं समझा? ये हर बात को बार बार घोषणा पत्र में देने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत बार, देखो, जो बात हम 25 बार कह चुके हैं कि हमारी पार्टी इस बात का समर्थन करती है, तो उसको घोषणा पत्र देकर फिर से बात हम कोई सिद्ध करना थोड़ी चाहते हैं। जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव मंजूर करके पृथक विदर्भ राज्य का समर्थन किया है, तो बार बार उसके ऊपर संशय व्यक्त करने का कोई कारण भी नहीं है। अब वोटिंग तो खत्म हो गई, क्या मान लिया जाए अब आज के बाद शिवसेना और बीजेपी दोनों नहीं मिलेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा पूरा विश्वास है कि बीजेपी को अपने ताकत के भरोसे पूरी तरह से फुल मेजॉरिटी मिलेगी। शिवसेना के साथ कोई वास्ता नहीं रखेगी बीजेपी अगर अपने बूते सरकार की स्थिति बनाने में आ जाती है तो? देखिए, अभी तो 19 तारीख के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलेगी। हमारा भी विश्वास है, आप बना रहे हैं सरकार। सवाल है, शिवसेना इसके बाद किसी रूप में आपके साथ खड़ी नहीं होगी ना? देखिए, 19 तारीख के चुनाव के नतीजे आने के बाद ही उसके बारे में सब फैसले करने पड़ेंगे। पर जहां तक मेरा जो कुछ ट्रेंड्स देख रहा हूं, मैं जब तक लोगों के रुझान देख रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि हम हमारे मेजॉरिटी पर, हमारी ताकत पर हम सरकार बना पाएंगे। बीएमसी में भी टूट हो जाएगी इसके बाद? देखिए, इन सब बातों का अभी तो 19 तारीख के बाद सोचेंगे। पर एक बात जरूर है कि हम शिवसेना को हमारा विपक्ष या हमारे विरोधी ये नहीं मानते। हम बाला साहब ठाकरे जी के प्रति सम्मान रखते हैं, शिवसेना के प्रति भी सम्मान रखते हैं और उद्धव जी के प्रति भी रखते हैं। पर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री और देश के आइकॉन बने हुए नरेंद्र मोदी जी का अपमान जिस प्रकार से किया गया, स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सामना बंद हो जाना चाहिए इसके बाद? हाँ, सामना अखबार बंद हो जाना चाहिए इसके बाद, तभी दोस्ती होगी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक दूसरे का सम्मान करें सब लोग। राजनीति में चलता है, कभी बात बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी अलायंस होती है, कभी नहीं होती है, पर एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। किसी के पिता का नाम का उल्लेख करके उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, ये किसी को शोभा नहीं देता। बाला साहब ठाकरे रहते तो कभी ऐसा काम नहीं होता। बाला साहब ठाकरे रहते तो ये स्थिति भी नहीं आती, गडकरी साहब। हाँ बिल्कुल, बाला साहब रहते तो कभी नहीं आती। देखो, बाला साहब के बीच में और प्रमोद जी के बीच में तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को शिवसेना ने क्यों बदल दिया है मेरे समझ में नहीं आता। और हमने हमारे 118 में से 10 सीटें देने के बाद हर लोकसभा चुनाव में हम उनको ज्यादा सीटें देते थे, तो हमारी अपेक्षा थी कि तो 5 बार से जो सीटें आ रही उसमें 10-12 सीटें भी हमको दे देते, तो हम कॉम्प्रोमाइज करते। और हमको एक तरफ से पूरी तरह से धुतकार देना और ऊपर से हमने बेईमानी की, विश्वासघात किया, पीठ में खंजीर खुफसा करके कहना, मुझे ये न्यायपूर्ण नहीं लगता। खलनायक कौन है? हाँ, खलनायक कौन है? देखिए, अभी तो इन बातों पर मैं कोई जिक्र करता नहीं, बातें खत्म हो गई है चुनाव की। 19 तारीख के नतीजे आने के बाद ही सुस्पष्ट रूप से सभी स्थिति स्पष्ट होगी। पर जहां तक मेरा सवाल है, मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के भरोसे मेजॉरिटी बनाकर सरकार बना सकेगी। हमने जितना भी घूमा महाराष्ट्र में, लोगों ने कहा विदर्भ बन जाए तो देवेंद्र फडणवीस बन जाएं सीएम। हाँ। और अगर महाराष्ट्र एकजुट बना रहे तो नितिन गडकरी जी बन जाएं सीएम। देखिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैं आपका आभारी हूं, पर मैं अब दिल्ली में हूं, आपके सानिध्य में हूं, आपके सहवास में हूं और बड़े मुश्किल से आप सब लोगों से मेरे अभी अच्छे संबंध हो गए हैं। दिल्ली में रहकर काम करना चाहता हूं, तो मुझे आप क्यों वापस भेजकर महाराष्ट्र में भेजना चाहते हो?
दिल्ली से महाराष्ट्र की सरकार चलेगी इसके बाद? नहीं जी, हमारे महाराष्ट्र में प्रतिभाशाली नेता है और उनको अवसर मिलने के बाद वो अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं 4 नेता है और उचित समय पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष सब मिलकर इसके बारे में उचित निर्णय करेंगे। आप इस पोजीशन में हैं कि उन 4 इक्को का नाम ले सकें? देखिए, आज इसकी चर्चा मीडिया में करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में ये प्रथा भी नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं सुबह ही क्लियर कर चुका हूं, हमारे पार्टी में कोई एक व्यक्ति मालक नहीं है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मार्गों से चलती है और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम है। प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष, उसके सम्मानीय सदस्य है और सबके साथ चर्चा करके इसका निर्णय होगा, ये मेरा विश्वास है। अब आखिरी हिस्से में हम लोग आ गए हैं बातचीत के। जरा फटाफट बताइए, बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेती है तो शरद पवार जी का क्या होगा? देखिए, 19 तारीख के बाद पार्टी अपनी नीति तय करेगी, पर जहां तक मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये सवाल आज कोई खड़े नहीं होते, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ताकत के भरोसे हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी, इसलिए ये सब विषय अप्रस्तुत है। ठाकरे परिवार की सियासत का ये अंत होगा? देखिए, मैं कोई इस पर टिप्पणी करूंगा नहीं। मैं जहां तक राजनीति में, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने का अधिकार है और जो भी महाराष्ट्र के हित के लिए काम करेगा उन सब लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा है। और जहां तक व्यक्तिगत रिलेशनशिप की बात है तो मेरी सबसे बहुत अच्छी है और मैं सबको शुभकामना ही दूंगा। जहां तक पॉलिटिकल बात है वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप से अलग है, वहां पार्टी अपनी अपनी भूमिका तय करती है, उसके अनुसार हम आगे जाएंगे। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर भी नहीं बचेगी? कांग्रेस का ऐसा है कि जो महात्मा गांधी का सपना था कांग्रेस को विसर्जित करने का, वो मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिल्ली से इसीलिए भेजा गया था कि वो कांग्रेस का पूरी तरह महाराष्ट्र में समाप्त करे और ये सपना वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, कांग्रेस को पूरी हालत खराब करके। क्योंकि महाराष्ट्र में अकार्यक्रम, निष्क्रिय, कोई निर्णय नहीं करना और महाराष्ट्र का पहले नंबर से 6वें नंबर पर ले जाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इन मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है। शिवसेना और एनसीपी का जिक्र आया तो 19 तारीख का आपने इंतजार किया, कांग्रेस का जिक्र आया तो 19 तारीख भूल गए, ऐसा क्यों? देखिए, मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों के बारे में हमारे रुख एक ही है। शिवसेना के बारे में भी मैंने आपको पहले कह चुका हूं कि बाला साहब के प्रति, शिवसेना के प्रति, उद्धव जी के प्रति हमारे मन में सम्मान है। पर हमारा सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, पर हमारा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के पिता का उल्लेख करना है देश का अपमान है। पूरी दुनिया उनके तरफ बड़ी अपेक्षा और सम्मान के साथ देखते, एक आइकॉन के रूप में वो है, तो उनका अपमान करना देश की जनता सहन नहीं करेगी। ये अच्छी बात नहीं है इस प्रकार से गैर जिम्मेदार लिखना और बोलना। अब आखिरी सवाल बताइए, इस देश में पहले गंगा साफ होगी या कांग्रेस साफ होगी? इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में काफी अंतर से साफ होगी और इस बार कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विरोध में लोग मतदान करेंगे और निश्चित रूप से होप, अपेक्षा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में निर्माण की है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और हम अच्छे वोटों से चुनकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस पहले साफ होगी या गंगा पहले साफ होगी सर? अब ये तो 19 तारीख को देखिए कौन साफ होता है। बाकी एक बात पक्की है कि कांग्रेस, एनसीपी इस बार चुनाव में उनको सफलता मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी 19 तारीख का इंतजार हर दृष्टि से कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह पर ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी को भरोसा और दावा दोनों तरफ से निकल कर आ रहा है कि सरकार दोनों राज्यों में उनकी बन जाएगी। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता भी जुड़ चुके हैं। भरत राउत जी, शिवसेना के नेता। भरत राउत जी, क्या अब भी आप मानकर चल रहे हैं कि जो ज्यादा वोटिंग हुई है, तकरीबन 5% महाराष्ट्र में ज्यादा वोटिंग हुई है, ये आपके हक में हुई है? बीजेपी ने तुरंत कह दिया ये हमारे हक में हुई है और हम सरकार अपने बूते बना लेंगे, अब शिवसेना की भी जरूरत नहीं है। भरत राउत जी।
भरत राउत जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, हम वहां पहुंचती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से अब यह खुलकर आ रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि राज्यों से भी हो रहा है। और महात्मा गांधी ने जो सोचा था एक वक्त कि कांग्रेस को विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, अब अभी चंद सेकंड पहले हम नितिन गडकरी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो स्थिति आ जाएगी। कांग्रेस के लिए ये मौका, अगर इन दो राज्यों के चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं तो क्या ये वाकई चिंतनीय स्थिति है आप लोग के लिए? नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। एक टाइम पे बीजेपी भी संसद में दो सांसदों के साथ भी एंटर की थी और अब मेजॉरिटी में है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो अगर हमें कोर्स करेक्शन करना है, पोस्ट मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, वो हम करेंगे, वापस स्ट्रेंथन होकर लौटेंगे। अगर सेंटर की बात करें, और जो स्टेट इलेक्शंस हैं, अभी वोट डले हैं, जो भी परिणाम होगा 19 तारीख को पता ही चल जाएगा। और तब इस बारे में मैं टिप्पणी करूंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने जनरल इलेक्शंस के बाद जिस तरीके की एरोगेंस दिखा रही है अपनी जीत को लेकर, तो शायद उनको भी उनका जवाब मिलेगा। सब चीज़ का इंतजार हम 19 तारीख तक करेंगे। संबित पात्रा जी, लगातार बीजेपी के भीतर से ये आवाज़ आ रही है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हर राज्य में हम आएंगे और छा जाएंगे, इस स्थिति में हम आ चुके हैं। ये एरोगेंस है या आपको लगता है कि ये स्थिति वाकई है? नहीं, ये एरोगेंस नहीं है। और किसी भी डिबेट में मैं आज जाता हूं तो मैं कहता हूं एरोगेंस से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, मगर कॉन्फिडेंस से जरूर अपने विषय को रखना चाहिए। पहली बात है, ये 2-4 दिन से मैं डिबेट में सुन रहा हूं, हर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज चाहती है, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, एक छत्र तरीके से फैल जाना चाहती है। पुण्य जी, आप ये बताइए, ये जो एक छत्र राज है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अश्वमेघ यज्ञ करके कर रही है क्या? ये लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं और युद्ध कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जीत जा रहे हैं हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। अरे, हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ के अपने विजन को बता रहे हैं। ये गरीबों की पार्टी है, चाय वाले की पार्टी है, और हम साधारण लोगों पे जा रहे हैं। साधारण लोग हमें मत देके, वोट देके जिता रहे हैं। तो ये कोई एक छत्र राज नहीं है, ये अब बैक टू द पवेलियन, अर्थात ये जनता का राज पुनः स्थापित हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो कविता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज यही बात कांग्रेस से कहा जा रहा है कि सिंहासन खाली करो, एक परिवार, अब जनता आ रही है। एक परिवार का राज किसी भी केंद्र में, या तो केंद्र में या तो राज्य में नहीं चलने वाला है। अब जो राज चलेगा वो विश्वास का चलेगा। संदीप पात्रा जी, जब ये कविता लिखी गई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है और जनता आती है, धर्मवीर भारती ने जब लिखा था, उस समय कांग्रेस से छोड़कर भी जगजीवन राम आ गए थे, जनता पार्टी बन रही थी। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें कुछ कांग्रेसी भी शरीक हो गए थे। वो एक ऐसी धारा थी इस देश के भीतर में, वो इमरजेंसी का ताप और आपातकाल का दौर था। तो आपको लग रहा है कि वैसी स्थिति इस देश के भीतर अब भी मौजूद थी क्या? देखिए, दो स्थिति है। एक तो जो प्रत्यक्ष रूप से हमने इमरजेंसी देखा था 77 के दौर में, जिस समय सिंहासन खाली करो कि जनता आती है लिखा गया था, वहाँ से सफ़र करते हुए हिंदुस्तान एक परोक्ष रूप से जो इमरजेंसी लगा था उस दौर को भी देखी। अर्थात एक तरह से जो लूट का पूरा संदेश रहा 10 वर्षों में, एक मौन प्रधानमंत्री रहे। बहुत आदर करते हैं हम मनमोहन सिंह का, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को छोटा किया गया, उन्हें एक शैडो प्रधानमंत्री के रूप में रख के, जिस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री भी शैडो मुख्यमंत्री रहे, स्वाभाविक रूप से यह भी एक तरह से इमरजेंसी है देश के साथ। अब हमने चूंकि आप एक रेफरेंस में जिक्र कर दिया, हम इसीलिए उसका भी जिक्र कर। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पे क्या? हेलो जी जी, कहें, आप प्रतिक्रिया दे दें तो हम आगे बात बढ़ाएं। मैं बस संबित जी से 2 चीज़ कहना चाहूँगी। जब वो कहते हैं जनता की सरकार आएगी, तो आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये जनता की चॉइस नहीं थी? अब आपकी जीतने का टाइम आया सेंट्रल इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में, तो वो जनता की वो हो गई, ओपिनियन हो गई। और इतने सालों में हमने राज किया, वो जनता की ओपिनियन नहीं है। दूसरी चीज़ मैं उनसे कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जब वो प्रधानमंत्री
हम लौट रहे हैं, तुरंत प्रियंका जी लौट रहे हैं। निखिल वागले भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा एमएनएस और एनसीपी के नेता भी हैं और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। लेकिन